साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के पाली उत्तरवाली टोर में करंट लगने से एक युवक की हुई मौत। फुलपरास के महदेवा गांव में स्पर्शघात से एक 40 वर्षीय महिला की हुई मौत। लोगों का बिजली विभाग पर आक्रोश। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण सिंह ने मासिक अपराध गोष्ठी का किया आयोजन। रेका प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सभी पदाधिकारियों के नेम प्लेट अब उर्दू में भी आएंगे नजर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने समाहरणालय पर नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर किया प्रदर्शन। मधवापुर की पुलिस ने बिहारी बाजार से दवा दुकान में की छापेमारी। नशीली दवा के साथ दुकानदार को किया गिरफ्तार। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में जल जीवन हरियाली को लेकर हुआ कार्यक्रम आयोजित। भवनों के छात्र पर वर्षा जल संचयन विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। जयनगर नागरिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने मधुबनी सिविल सर्जन को सौंपा मांग पत्र। जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल की समस्याओं को लेकर दिया 7 सूत्री मांग पत्र। मधवापुर के वार्ड नंबर 10 में वार्ड सदस्य संजय झा ने सभी के बीच किया डस्टबिन का वितरण। बासोपट्टी स्टेडियम निर्माण में लगा ग्रहण। 2 साल से निर्माण कार्य छोड़कर संवेदक फरार। बाढ़ व जल जमाव की समस्या व निराकरण को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। और कांग्रेस कार्यालय के सभा कक्ष में जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा की अध्यक्षता में हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उत्तरवारी टोल के एक युवक की मौत करंट लगने से हो गई। मृतक की पहचान पाली के वार्ड नंबर 3 के सुबोध मंडल के पुत्र पंकज के रूप में हुई है। इधर मौत की बात से पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेनीपट्टी के पाली उत्तरवारी टोल के एक युवक की मौत करंट लगने से हो गई है। उसके मौत के बाद परिजन बदहवास हो गए हैं। मृतक की पत्नी व परिजन का रो रो कर बुरा हाल बना है। युवक की पहचान पाली के वार्ड नंबर 3 के सुबोध मंडल के पुत्र पंकज मंडल के रूप में की गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार उस युवक कुछ समय पूर्व मुंबई में नौकरी करता था, जहां से अचानक गांव आ गया। इसी दौरान अंधराठारी के किसी निर्माण कंपनी में काम करने लगा। बताया जा रहा है कि कल दोपहर लंच के बाद टहलने निकला था, जहां बिजली का तार गिरा था। हैलोजन लाइट उतारने के दौरान उसे करंट लग गई, जिसके बाद उसे मधुबनी सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से दरभंगा रेफर कर दिया गया। दरभंगा में उसकी मौत हो गई। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के महदेवा गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका महिला की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के महदेवा निवासी प्रमोद यादव की पत्नी सलिया देवी के रूप में की गई है। फुलपरास थाना के महदेवा गांव में सोमवार को स्पर्शघात से एक 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के महदेवा निवासी प्रमोद यादव की पत्नी 40 वर्षीय शलिया देवी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी परिजनों को सोमवार की देर शाम हुई। जब उसकी खोजबीन की गई तो खेत में बिजली की तार से झुलसकर वह मृत पाई गई। गौरतलब है कि महिला अपने खेत में कृषि कार्य करने गई थी, जहां बिजली पोल से होकर 11,000 वोल्टेज की तार गुजरती है। बिजली की तार काफी नीचे थी। अनजाने में शलिया देवी बिजली तार के संपर्क में आ गई, जिससे झुलसकर उसकी मौत हो गई। शाम तक जब शलिया देवी अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू किया, जिसके बाद बिजली तार की चपेट में आने से मौत होने की बात सामने आई। ग्रामीणों के सहयोग से शव को लाया गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। बिजली तार की चपेट में आने से महिला की मौत से बिजली विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश है। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे, जहां उन्हें विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। बेनीपट्टी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां एसएचओ को विशेष रूप से जमीनी विवाद के निपटारा के लिए थाना दिवस, सघन वाहन जांच किए जाने, शराब कारोबारी व उनको पनाह देने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने के साथ केस को समय पर निष्पादन पर जोर देने का निर्देश दिया। बैठक में प्रशिक्षु डीएसपी राकेश कुमार रंजन, प्रभारी एसएचओ मृत्युंजय कुमार, राजकिशोर कुमार, अंजेश कुमार, प्रेमलाल पासवान, विजय पासवान, गया सिंह समेत एसएचओ मौजूद थे। लंबित कांड का जो उसका समीक्षा किया जा रहा है और निष्पादन करने के लिए अपराधी के विरुद्ध अभियान रहेगा। शराब कारोबारी और शराब जो संरक्षण करता है उसके बारे में भी कार्रवाई किया जा रहा है। और जो भी गुंडाबही में जो भी शराब कारोबारी हैं उनका गुंडाबही नाम ऊपर से भी आदेश आया है, जहाँ भी पर किया जाएगा। इस संबंधित सब व्यवस्था मुहर्रम निकट भविष्य आने वाला है, उसके संबंधित सिमरी में एक गिरफ्तार हुआ है। नेम जो हुआ है राजू ठाकुर गिरफ्तार किया गया है, वो भी बहुत जल्दी उद्भेदन हो जाएगा। चिन्हित केवल किया जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेहका प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में जितने भी पदाधिकारी पदस्थापित हैं, सभी के नेम प्लेट अब हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी नजर आएंगे। रेहका के बीडीओ सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि प्रखंड व अंचल कार्यालय में पदाधिकारियों के नेम प्लेट को हिंदी के साथ साथ अब उर्दू में भी लिखा जाएगा। रेहका प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अब सभी पदाधिकारियों के नेम प्लेट हिंदी के अलावा उर्दू में भी नजर आएंगे। इसमें बीडीओ, सीईओ सहित तमाम प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के नेम प्लेट में हिंदी के साथ साथ द्वितीय राज्य भाषा उर्दू में संकेत पट पदाधिकारियों के नाम पट व उत्तराधिकारी पट पर लिखे जा रहे हैं। रेहका के बीडीओ सत्येंद्र कुमार यादव व निसार अहमद ने बताया कि हर कार्यालय में हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा में भी नेम प्लेट व कार्यालय के नाम अंकित किए गए हैं। इसके अलावा बैनर, पोस्टर, उद्घाटन शिलापट, होर्डिंग, सरकारी निमंत्रण पत्र भी अब हिंदी के साथ साथ उर्दू में दिखने लगेंगे। हालांकि रेहका के अलावे शहर के किसी भी कार्यालय में अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है, जबकि सरकार के निर्देश के मुताबिक तमाम विभागीय कार्यालयों और अधिकारियों के नेम प्लेट हिंदी, उर्दू दोनों भाषा में होनी चाहिए। मंत्रिमंडल सचिवालय उर्दू निदेशालय के अपर सचिव सर का ये आदेश था कि जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे संकेत पर नाम पर द्वितीय राजभाषा उर्दू में लिखा जाना है। इसके आलोक में हम लोगों ने इस प्रखंड में हमारे प्रधान साहब निसार बाबू ने बहुत ही अच्छा काम किया और सभी कर्मियों के नेम प्लेट, संकेत पट और बिल्डिंग के जो नेम प्लेट्स है वो उर्दू में लिखा गया है। और भी हम लोग इसमें और बेहतर प्रयास करेंगे कि हमारी जो राजभाषा उर्दू लिखी है। राजभाषा विभाग साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी बिहार का पत्र प्राप्त है, इसका आदेश तमाम हम लोग सबोर्डिनेट ऑफिस में भेज चुके हैं, जिसके अनुपालन में लोग काम कर भी रहे हैं। और उर्दू का काम यहाँ बीडीओ साहब बड़ी मेहनत से करवाते हैं। अपने इसमें मौजूदगी में जहाँ जहाँ संकेत पट वगैरह भी है उसको भी सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए इसकी तो उसकी जरूरत हम महसूस कीजिए और इसको बढ़ा चढ़ा करके लोग इस पे रहते हैं सभी लोग। और इस तरह से सारा काम हमारे यहाँ उर्दू में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती, किसी तरह की दुश्वारी नहीं होती है। सारे काम को उर्दू में सुसज्जित ढंग से किया जाता है। लेकिन बड़ी कमाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मंगलवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की तत्वाधान में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यतः नीट परीक्षा में ओबीसी के आरक्षण की मांग की गई। नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में रैली प्रदर्शन किया गया। स्टेशन चौक से समाहरणालय तक निकले रैली की अध्यक्षता मास्टर विजय ठाकुर ने किया। समाहरणालय पर मोर्चा के सदस्यों ने आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी की। मोर्चा के जिला संयोजक राजकुमार यादव ने कहा कि नीट परीक्षा में
ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने का प्रशासनिक आदेश जब तक नहीं निकाला जाता है और पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर दी जाती, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। राजेश कुमार मंडल ने कहा कि ओबीसी के अनुपात में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व लागू करने की मांग मोर्चा करता है। समाजसेवी राम सुदिष्ट यादव व रंजीत कुमार सदाई ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के समय से ही लगातार ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। 1931 की जनगणना के अनुसार देश में ओबीसी 52% है, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में सही प्रतिनिधित्व अब तक नहीं मिला है। कार्यक्रम को सुरेंद्र चौधरी, सुधीर चौधरी, सुमन ठाकुर, किशुनदेव कुशवाहा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहारी बाजार की एक दवा दुकान में छापेमारी की। मद्य निषेध कंट्रोल रूम पटना के निर्देश पर हुई इस छापेमारी के दौरान दवा दुकान से नशीली दवाएं बरामद की गई। नशीली दवा रखने के आरोप में दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने बिहारी बाजार की एक दवा दुकान में छापेमारी के दौरान नशीली दवाओं के साथ दुकान चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने सोमवार को की। मद्य निषेध कंट्रोल रूम पटना की सूचना पर श्रवण झा की दुकान में यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी का नाम संजय झा बताया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उस दुकान में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेची जा रही है। दुकान से बरामद दवाओं में कोडवेल सिरप 22 पीस, डाइजी टैब 4 पीस, टेजोविम 8 पीस, नाइट्रोजन 137 पीस, नाइटाविट 44 पीस, स्पास्मो 197 पीस शामिल है। इसके अलावा 2 ml का 67 पीस सिरिंज भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई के मौके पर मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह के साथ एसएसबी इंस्पेक्टर टुन्ना सिंह, मेडिकल अफसर डॉक्टर सूरज प्रकाश, दंडाधिकारी सीओ राम कुमार पासवान मौजूद रहे। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संजय झा और उसके भाई श्रवण झा दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चाबी लाइए तो गाड़ी में रखा। देखिए तो ये सब जो है नशीली दवाई है ना। चाबी क्या खोल रहा है गाड़ी से? मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में जल जीवन हरियाली के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय भवन की छत पर वर्षा जल संचयन विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में मंगलवार को जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में भवनों की छत पर वर्षा जल संचयन की संरचना विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार को रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक अब्दुल समी ने किया। प्रधानाध्यापक ने अपने संबोधन में कहा कि आज के युग में जल संचयन व जरूरी एवं आवश्यक आवश्यकता हो गई है। वातावरण में हो रहे भूमंडलीय परिवर्तन से जलीय भूस्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसे में वर्षा से होने वाली जल का संचयन आवश्यक हो गया है। बड़े बड़े भवनों की छत पर जल संचयन की नई प्रक्रिया को समाज को अपनाना होगा। इससे न सिर्फ पीने के पानी के रूप में बल्कि सिंचाई के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है। सेमिनार का मंच संचालन अविनाश चंद्र सिंह ने किया। साथ ही विद्यालय के शिक्षक प्रमोद कुमार, नवीन कुमार झा, अलका गुप्ता, अंजना कुमारी, तृप्ति कुमारी, मीनाक्षी कुमारी, जयंती माला, मधु कुमारी सहित अन्य शिक्षक व शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्राओं ने भी संबोधित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना,
डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं।
सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। नागरिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष मधुबनी के सिविल सर्जन को 7 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन दिए हैं। गौरतलब है कि जयनगर के अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हुई पड़ी है। अस्पताल का सौंदर्यीकरण करने से लेकर अस्पताल में चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ की बहाली से लेकर सुविधाओं को लेकर उन्होंने 7 सूत्री का मांग पत्र मधुबनी के सिविल सर्जन को सौंपकर उसकी मांग की है। भारत नेपाल के सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडलीय अस्पताल को चालू हुए 5 वर्ष होने के बाद भी अस्पताल में कई तरह की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। 7 सूत्री मांगों का मांग पत्र नागरिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने सिविल सर्जन मधुबनी को देकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जयनगर अनुमंडल अस्पताल को चालू करने के मांगों को लेकर नागरिक मंच के बैनर तले 101 दिनों तक आंदोलन किया गया, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने अनुमंडल अस्पताल को चालू तो किया, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया, जबकि ऐसे कई स्वास्थ्य उपकेंद्र आज भी संसाधन के अभाव में बंद हैं। वर्षों से चिकित्सक, नर्स व स्वास्थ्य कर्मी डटे हुए हैं। उनके द्वारा दिए गए मांग पत्रों में अनुमंडलीय अस्पताल में वर्षों से पदस्थापित स्वास्थ्य प्रबंधक को अविलंब स्थानांतरित करने, अस्पताल का सौंदर्यीकरण करने, रोगी कल्याण समिति का चुनाव अविलंब कराने, नर्स ट्रेनिंग कॉलेज चालू करने, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पैथोलॉजी जांच रूम को पूर्ण व्यवस्थित करते हुए सीबीसी केमिकल व डेंटल मशीन चालू करने, कंपाउंडर, ड्रेसर, फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, लाइव टेक्नीशियन की व्यवस्था अविलंब बहाल किए जाने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के वार्ड नंबर 10 में वार्ड सदस्य संजय झा ने प्रत्येक परिवार के बीच 2-2 डस्टबिन का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के प्रति जागरूक भी लोगों को किया। मधवापुर के वार्ड नंबर 10 में 2 पीस प्रत्येक परिवार की दर से डस्टबिन का वितरण किया गया। मंगलवार को यह वितरण वार्ड सदस्य संजय झा ने किया। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह वितरण किए जाने की जानकारी वार्ड सदस्य ने दी।
स्वच्छ समाज निर्माण के लिए कचरा प्रबंधन करने की अपील लोगों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के ईश्वर सच्चिदानंद +2 उच्च विद्यालय मैदान में स्टेडियम का निर्माण कार्य 2 सालों से चल रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से इस निर्माण कार्य पर ग्रहण लगा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि विद्यालय प्रशासन से लेकर पदाधिकारियों तक को यह पता ही नहीं है कि इस निर्माण कार्य का संवेदक कौन है। जब विद्यालय के शिक्षक से इस पर वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि संवेदक ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, जिससे उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। बहरहाल पिछले 2 सालों से स्टेडियम के निर्माण कार्य पर ग्रहण लगा हुआ है और संवेदक फरार है। बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत ईश्वर सच्चिदानंद +2 उच्च विद्यालय मैदान में निर्माणाधीन स्टेडियम कार्य में ग्रहण लग चुका है। दरअसल कला संस्कृति विभाग के द्वारा कार्य शुरू तो हुई, लेकिन 2 वर्षों से कार्य को अधूरा छोड़ संवेदक फरार हो गया और उसका कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि स्टेडियम निर्माण कार्य शुरू होने के बाद जहां प्रखंड के युवाओं में काफी हर्ष व्याप्त था, तो वहीं स्टेडियम कार्य को 2 वर्षों से अधूरा छोड़ संवेदक के फरार रहने से युवाओं में मायूसी छा गई है। दरअसल कला संस्कृति विभाग से स्टेडियम का कार्य शुरू करीब 5 वर्ष पहले हो गया, लेकिन तकरीबन 30% कार्य बाकी छोड़ दिया गया है। हैरत की बात तो यह है कि स्कूल प्रशासन से लेकर पदाधिकारी व स्थानीय विधायक को भी पता नहीं है कि आखिर संवेदक कौन है और निर्माण कार्य अधूरा क्यों है। विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि संवेदक ने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया है, जिससे संपर्क भंग हो गया है। वहीं उसी मैदान में हो रहे जल जमाव की समस्या पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षक कामेश्वर कुमार ने डेन न्यूज को बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व निवर्तमान जिला पदाधिकारी सिरसत कपिल अशोक के द्वारा मनरेगा योजना से 5000 ट्रेलर मिट्टी की स्वीकृति दे दी गई, जो बरसात के बाद मिट्टी कार्य शुरू हो जाएगा। इधर इन तमाम समस्याओं की पड़ताल करने जब हमारे डेन न्यूज के संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग कर स्कूल प्रशासन से लेकर पदाधिकारी व विधायक को नींद से जगाने का काम किए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि कला संस्कृति विभाग के मंत्री से बातचीत कर स्टेडियम का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि युवाओं को खेलने के लिए कब तक निर्माण कार्य पूरा होता है। आज हम खड़े हैं बासोपट्टी के यह मैदान है, यह मैदान है ईश्वर सच्चिदानंद +2 उच्च विद्यालय बासोपट्टी। इस मैदान का सौंदर्यीकरण और स्टेडियम निर्माण होना था। करीब 4 वर्ष पहले काम भी शुरू हुई, लेकिन 2 साल से काम को अधर में छोड़ संवेदक फरार चल रहे हैं। कोई अता पता नहीं संवेदक इस वक्त कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसका निर्माण कार्य पूरा कैसे होगा, इसको आज हम दिखाएंगे डेन न्यूज के माध्यम से आप लोगों को। कि मैं कैमरामैन से कहूँ कि आप देख सकते हैं ये प्रशासनिक भवन कहा जा रहा है। इस पे अभी दरवाजा नहीं लगा है, खिड़की में काम बाकी है और पर जो रूफ बनाना है वो भी बाकी है। इसी प्रकार न मिट्टी कार्य यहाँ पर पूरा हुआ है और वहाँ जो देख पा रहे होंगे स्टेडियम का, वहाँ भी बाउंड्री वॉल और गैपिंग जितना भी सब काम लगभग कहा गया है। यहाँ पर टीचर के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर करीब मोटामोटी 30% काम अभी बाकी है, लेकिन इसका निर्माण काम कब पूरा होगा ना तो इस ओर कोई प्रतिनिधि ध्यान दे रहे यहाँ के, ना स्थानीय विधायक, ना सांसद और ना ही पदाधिकारी। देखा जा रहा है कि सब का सब अभी निंद्रा अवस्था में है, जिससे यहाँ पर युवाओं का यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ करता था, युवाओं यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे और वो सब बंद है, बाधित है 2 साल से, जैसा युवाओं ने कहा। इस समस्या की ओर प्रशासन और यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, उनको ध्यान देने की जरूरत है। उनका जरूरत है कि उनको खोज के लावे और इनको जल्द से जल्द निर्माण काम पूरा हो, यही यहाँ के युवाओं का मांग है। बीच का और लेकिन काम नहीं शुरू कर रहा है। इधर क्या माना जा सकता है कि अभी तो अधर में काम फंस चुका है? हाँ, ये पूरी तरह अधर में फंस चुका है। आप देख सकते हैं उधर बाउंड्री का हाल, बाउंड्री में बहुत जगह पैसेज है जो काम के दरमियान। अगर काम हो जाता तो यहाँ के युवाओं के लिए क्या कुछ सुविधा मिलता है यहाँ पे?
अगर काम हो जाता तो यहाँ के युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिलता। जैसे ये लोग यहाँ पे प्रत्येक वर्ष एक टूर्नामेंट कराते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, उसके लिए एकदम सुसज्जित उनको स्टेडियम मिल जाता। फिर जो बच्चे हैं सेना की तैयारी करते हैं, इसमें ट्रैक बनना है 400 मीटर 800 मीटर का, जो सेना के बच्चे हैं या जो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं वो लोग सुबह में इसमें दौड़ लगा सकते थे, कुछ हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब कर सकते थे। फिर यहाँ के लोगों आम लोगों के लिए भी अच्छा होता कि सुबह यहाँ पे आके शाम में आके वो लोग टहल सकते थे, स्वास्थ्य लाभ ले सकते थे। यहाँ पे काम किया गया है और क्या सब बाकी रखे हैं? लगभग 70% काम हुआ है। 30% जो फाइनल टच देना है उनको, वो फाइनल टच ही नहीं दे पाए हैं अभी तक। जैसे 700 इनको फीट बाउंड्री करना है, तो 700 फीट में ये लगभग 600 फीट बाउंड्री किए हैं। 100 फीट इनका बाउंड्री बचा हुआ है। एक भव्य सा यहाँ पे गेट बनना है, द्वार, प्रवेश द्वार, वो प्रवेश द्वार बचा हुआ है। बाउंड्री में जितने जगह पैसेज रह गया है काम के दरमियान, उस पैसेज को बंद करना है। जो 100 मीटर बाउंड्री 100 फीट जो बाउंड्री बचा हुआ है 100 फीट बाउंड्री करना है। ये प्रशासनिक भवन है, ये प्रशासनिक भवन के ऊपर रूफ देना है, चौकट लगाना है, खिड़की लगाना है, केवाड़ी लगाना है, इसमें दरवाज़ा लगाना है। अंदर बाथरूम है और वो लैट्रिन रूम है, उसका काम बचा हुआ है। रंग रोगन सारा ये बचा हुआ है। यहाँ पर मैदान में जल जमाव की समस्या है और यहाँ पर कीचड़ है, बारिश होती बहुत ज़्यादा जल जमाव हो जाता है। क्या इसमें मिट्टीकरण का भी कार्य करना संवेदक को ही? नहीं, मिट्टीकरण संवेदक का कार्य नहीं है। पिछले वर्ष डीएम साहब आए हुए थे, उनके पास हम लोग ये समस्या रखे। कौन सा साहब थे? वो सिरसत कपिल अशोक डीएम साहब थे, वो आए हुए थे वो मानव श्रृंखला के दरमियान। तो हम लोग उनके पास ये समस्या रखे, तो वो आश्वासन दिए थे कि 5000 ट्रैक्टर मिट्टी इसमें हम नरेगा के द्वारा डलवा देंगे। और वो संभवतः पास भी हो गया है। मनरेगा के जो पीओ हैं उनसे बात हुई थी इधर, तो वो बोले कि अभी वो बरसात का समय है, मिट्टी नहीं मिल रहा है, ये अक्टूबर नवंबर में संभवतः इसका काम हम लोग चालू करवा देंगे। वो उनके स्तर से ही है, मनरेगा के थ्रू। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम कामेश्वर कुमार हुआ, हम सहायक टीचर हैं इसी हाई स्कूल में। जब टूर्नामेंट कोई होगा तो यहाँ प्रशासनिक भवन है, यहाँ से उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसमें जैसे कि संवेदक द्वारा जो कुछ काम किया गया, इसमें क्या कुछ बाकी क्या छोड़ा गया है? इसमें काम बाकी छोड़ा गया है कि इसके ऊपर रूफ है, उनको इसके ऊपर डालना है, एस्बेस्टस डाले या वो टीना का जो आता है वो डाले। प्लस ये जो इसमें चौकट है वो चौकट लगेगा। विंडो का सारा काम बचा हुआ है, विंडो लगेगा, विंडो का सारा काम बचा हुआ विंडो लगेगा। ये चौकट है, चौकट लगना चाहिए, इसमें पल्ला लगना चाहिए। इसके आगे विंडो है, इसमें दरवाजा और खिड़की का काम बाकी है। दरवाजा खिड़की लगना चाहिए, वो लगना चाहिए। उसके बाद ये जो है वो लैट्रिन रूम और बाथरूम है, इसका काम बचा हुआ है। लैट्रिन और बाथरूम इसका काम बचा हुआ है। घास उस पे कुछ रखा हुआ है, ये स्थानीय लोग को आके रख दिए होंगे। इसका भी दरवाजा लगेगा, इसमें चौकट लगा हुआ है। ये विंडो है, इसमें भी पल्ला लगेगा, ये सिर्फ विंडो लगा दिया गया है। इसका भी दरवाजा लगेगा। ये बाथरूम और लैट्रिन रूम है, इसमें बाथरूम और लैट्रिन रूम का सीट वगैरह बैठाना है, इसको फिनिश करना है, टाइल्स वगैरह लगना है इसमें। और जब से हम आए हैं तब से वो काम बंद है। स्कूल प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है, उसकी क्या पहल हो रही है जो काम जल्द पूरा हो? अब इसके लिए जो हमारे सहयोगी हैं, हम ही लोग मधुबनी जाते हैं तो पता करते हैं जो है क्या हो रहा है इनका और क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है। इसका कोई यथोचित जवाब हमको मिल नहीं पा रहा है, समझे ना। उसमें देखा जा रहा है कि मैदान में जहाँ पर स्टेडियम बन रहे हैं उस मैदान में जल जमाव की भी समस्या है काफी। बिल्कुल, इससे पहले हमारे जब एक कार्यक्रम हुआ था, डीएम साहब सिरसत सर आए थे कैंपस में, तो उन्होंने बहुत अच्छी पहल की थी इसके लिए। हम लोगों ने कहा कि सर इसके अंदर पानी जमावड़ा भी होता है। उस समय में भी इनकम्प्लीट ही था स्टेडियम। इस बात को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत उन्होंने इसमें मिट्टी गिराने के लिए फंड अलॉट किया और कहा कि आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए काम कर दिया हूँ और जब हम जाएंगे तो इस हिसाब से आपको ये चीज पूरा हो जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से वो भी काम नहीं अभी तक पूरा हुआ है। क्या उस फंडिंग का पैसा उससे नहीं आया? उसका नहीं, उसका पैसा नहीं आया है। वो कहते 200 टेलर मिट्टी अब विभाग में ऑर्डर हो गया है, लेकिन उसका काम आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने अपने स्तर से इसको पता लगाने का प्रयास किया है। क्या लगता है बरसात के बाद में काम हो जाना है? शुरू होना चाहिए। जिस हिसाब से पता चला है कि मैंने इस हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से परिचय बता
जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक ईश्वर सच्चिदानंद विश्वविद्यालय बासुपट्टी। विधायक जी, जो ईश्वर सच्चिदानंद +2 विद्यालय का जो मैदान है वहाँ पर स्टेडियम का काम हो रहा था, लेकिन विगत 2 वर्षों से काम लंबित और संवेदक खराट चल रहे हैं, जिससे लोगों और युवाओं को खेलने में और क्रिकेट टूर्नामेंट कई तरह के काम बाधित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बासुपट्टी ईश्वर सच्चिदानंद उच्च विद्यालय में जो स्टेडियम निर्माण हो रहा था वो 2010 से 15 तक जब मैं MLA था तो उस समय सरकार की एक योजना थी कि प्रत्येक प्रखंड में, पहले तो अनुमंडल में, फिर बाद में हुआ जो प्रखंड में, एक स्टेडियम बच्चों के खेल कूद के लिए, छात्रों के खेल कूद के लिए होना चाहिए। और सरकार का नीतिगत निर्णय था, उसके तहत हमने प्रश्न भी किया था विधानसभा में सरकार से, और उसके तहत निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 2015 के बाद मैं MLA नहीं था 20 तक। उस बीच में उसका कार्य प्रारंभ हुआ। टेंडर मेरे ही समय हो चुका था, लेकिन कार्यारंभ उस समय हुआ और बीच में संवेदक काम कर रहा था, जैसा कि हमने भी देखा था। और क्या फिर संवेदक के साथ परिस्थिति हुई जो हमको लगता है कि थोड़ा बहुत काम अधूरा छोड़कर वो चला गया। अब उसके बारे में हम पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग से बात करके, और अगर संवेदक दोबारा काम करे या नहीं करे तो फिर जो बची हुई शेष राशि होगी उससे नया टेंडर करवा के और चाहेंगे कि उसका कार्य पूरा हो जाए। ये बहुत ही आवश्यक और जनउपयोगी कार्य है। दिन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी जिला के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मानसून इलाके और बाढ़ व जल जमाव की समस्या व उसके निराकरण को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मानसून के मामलों में बाढ़ व जल जमाव की समस्या तथा इस कारण उत्पन्न आपदा की स्थिति में आपदा जोखिम को न्यूनीकृत करने के लिए जिला स्तर पर सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने आपदा जनित जोखिम को न्यूनतम करने में सहायक के लिए विभागों के पदाधिकारियों को उनके कार्य व दायित्व दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी बाढ़ के समय कृषि संयंत्र, बीज, खाद को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए संबंधित कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। बीज और खाद का भंडारण सुरक्षित जगहों पर कर प्रखंड कृषि पदाधिकारियों निश्चित रूप से किसानों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराएं। जिला से प्रखंड व पंचायत स्तर पर नियमित रूप से कीटनाशक व खाद की आपूर्ति हो। जिला पशुपालन पदाधिकारी मधुबनी मवेशी व चारा को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य व खोज तथा बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल भवन या परिसर अगर क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसका इस्तेमाल या राहत पुनर्वास केंद्र के रूप में हो रहा है तो आपात स्थिति के सभी चरणों के पढ़ाई के लिए जगह की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जरूरत के अनुसार राहत व पुनर्वास केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए स्कूल व कॉलेज को स्थानीय प्रशासन को सौंपेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी आपात स्थिति के हालात में गोदामों, जन वितरण प्रणाली की दुकानों तथा भंडारण के दूसरे जगहों की सुरक्षा से संबंधित चौकसी को प्रचारित करेंगे। मधुबनी सिविल सर्जन के द्वारा सवारी, फर्स्ट एड बॉक्स, आवश्यक दवाओं की किट्स, प्रसव किट्स और चिकित्सकीय साज सामान, स्ट्रेचर पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराएंगे। आपात स्थिति के दौरान कोई डॉक्टर या नर्स या स्टाफ छुट्टी पर नहीं जाएंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा जरूरत के अनुसार चापाकल, नलकूप, कुआं जैसे पानी के उपयुक्त स्रोतों की पहचान तथा पता कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
आपदा प्रभावित इलाके में जलापूर्ति व्यवस्था ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गई हो तो वहां टैंकरों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराएंगे। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा अशक्त लोग, बूढ़ों और निसहायों के लिए वास, भोजन व शरण की व्यवस्था कराएंगे। जिले में दिव्यांग व्यक्तियों की सूची तैयार करेंगे ताकि आपदा के समय चिन्हित दिव्यांगों को आपदा से बचाव में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा राहत बचाव और राहत सामग्रियों की ढुलाई के लिए प्रशासन को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराएंगे। आपात समय में वाहन इस्तेमाल के लिए ड्राइवर, कंडक्टर, वाहनों की सूची उपलब्ध कराएंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा हर दिन मौसम के संबंध में जिलेवासियों को सूचना दिलाएंगे व इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी कराएंगे व प्रचार के दूसरे माध्यम के जरिए सूचना के प्रभावी प्रचार के लिए मीडिया के लोगों को मौके पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के भगवती गांव में सामाजिक उत्थान सेवा संस्थान के द्वारा श्री श्री 108 महावीर की पूजा की गई। इस दौरान 151 कन्याओं द्वारा चिलचिलाती धूप में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पेगासस जासूसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच और गृह मंत्री भारत सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय के सभा कक्ष में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष शीतलांबर झा ने कहा कि पेगासस जासूसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच और गृह मंत्री भारत सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्होंने बताया कि इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारतीय राजनेताओं, न्यायाधीशों, पत्रकारों, नागरिक अधिकारों के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित 121 प्रमुख भारतीय लोगों के फोन टैपिंग विवाद में केंद्र सरकार की संलिप्तता देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ गंभीर आपराधिक मामला है। इन मुद्दों को लेकर देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारत के वर्तमान सरकार से सशंकित है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। साथ ही पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच को सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में संचालित करने की मांग भी कांग्रेस पार्टी ने की है। सभा में मोहम्मद साबिर हुसैन, वैद्यनाथ झा, कुसुमकांत झा, अनिल चंद्र झा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। कार्यालय के फोन के टेपिंग भेले के खिलाफ धरना कार्यक्रम से और ये कार्यक्रम प्रखंड स्तर तक जैसे जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के तत्वावधान में मोदी सरकार के जासूसी प्रकरण के खिलाफ धरना कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सारा देश दुनिया जानती है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का फोन का टेपिंग हुआ है, जासूसी की गई है, उनके कार्यालय तक का फोन का टेपिंग किया गया है। देश के तमाम प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं का फोन का टेपिंग किया गया है, जासूसी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, प्रमुख पत्रकारों का, देश के नामचीन हस्तियों का, उद्योगपतियों का, जो नरेंद्र मोदी सरकार में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे तमाम जो प्रमुख लोग हैं उनका जासूसी कराई जा रही है। आज उसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी धरना दे रही है। इस जासूसी के कारण ही कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिरा दी गई। मध्य प्रदेश में निर्वाचित कांग्रेस की सरकार को जासूसी करा करके गिराने का नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है। देश के कई राज्यों में, बल्कि उनके जो समर्थक दल हैं उनके नेताओं का भी फोन टैपिंग हुआ है। हम लोगों को आशंका है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी फोन का हैकिंग की गई है, उनका भी टैपिंग हुआ है। आज पक्ष और विपक्ष जो उनके एनडीए के नेता भी हैं, उन दलों के नेता भी आज मांग कर रहे हैं जो इसकी जांच की जाए। मोदी सरकार
जासूसी प्रकरण की जांच नहीं कराना चाहती है, उसी के खिलाफ आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और प्रमुख रूप से दो मांगे हैं हम लोगों का, जो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में निगरानी में पूरे जासूसी प्रकरण का जांच करवाई जाए और देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोग धरना पर में हैं और 4 बजे हम लोग जिला अधिकारी के माध्यम से। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेमंड में हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने में भरोसा करते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने उपभोक्ताओं को भी एक अच्छे काम को योगदान देने में मदद करते हैं, जिससे हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव आता है। हर व्यक्ति में जन्म से ही आत्मसम्मान होना जरूरी है, लेकिन अक्सर कुछ कम विशिष्ट वर्गों में ये कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग समाज के उन वर्जित विभाग जो है उन लोगों के लिए हम लोग गूंज के द्वारा कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। इस साल गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमने किया है, इसका दायरा हमने बढ़ा दिया है ताकि पुरुष, स्त्री और बच्चों के कपड़े सारे ही दान में दिए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सारे ग्राहक वर्गों को इस दान की जो प्रक्रिया है इसके अंदर सहयोग करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। लुक गुड डू गुड एक विशेष पहल है जो उपभोक्ताओं को उनके किसी भी पुराने कपड़े को दान करने पर पुरस्कृत करती है। उपभोक्ता गिफ्ट वाउचर द्वारा रेमंड फैब्रिक पे मुफ्त सिलाई सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल वे रेमंड रेडी टू वेयर के लिए भी कर सकते हैं। इस महामारी के समय के कारण उपभोक्ता पूरे देश में किसी भी रेमंड स्टोर में कपड़े दान कर सकते हैं या www.myraymond.com पर रेमंड होम असिस्ट द्वारा पिकअप सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पूरा क्लॉथ फॉर वर्क, डिग्निटी फॉर वर्क का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा एक नया इकोनॉमिक मॉडल की तरीके से देखा जा रहा है। चैरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आत्मसम्मान को मारती है, वो डिग्निटी को मारती है। यदि आपका आत्मसम्मान को ही चोट लग गई तो आप विकास कैसे करेंगे, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। इसमें वंचित वर्ग के लोगों के लिए पुराने कपड़े दान देने और अपने ग्राहकों को साथ जोड़ने का तरीका इस पहल को बड़ा और अधिक संतुष्टि देने वाला बनाता है। अगर हम दूसरे के चेहरे पर खुशी ला सकें तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। यदि आप योगदान देना चाहते हैं तो www.myraymond.com विजिट करें या नजदीकी रेमंड स्टोर पर जरूर आएं। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में
0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के पाली उत्तरवाली टोर में करंट लगने से एक युवक की हुई मौत। फुलपरास के महदेवा गांव में स्पर्शघात से एक 40 वर्षीय महिला की हुई मौत। लोगों का बिजली विभाग पर आक्रोश। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण सिंह ने मासिक अपराध गोष्ठी का किया आयोजन। रेका प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सभी पदाधिकारियों के नेम प्लेट अब उर्दू में भी आएंगे नजर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने समाहर नाले पर नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर किया प्रदर्शन। मधवापुर की पुलिस ने बिहारी बाजार से दवा दुकान में की छापेमारी। नशीली दवा के साथ दुकानदार को किया गिरफ्तार। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में जल जीवन हरियाली को लेकर हुआ कार्यक्रम आयोजित। भवनों के छात्र पर वर्षा जल संचयन विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। जयनगर नागरिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने मधुबनी सिविल सर्जन को सौंपा मांग पत्र। जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल की समस्याओं को लेकर दिया 7 सूत्री मांग पत्र। मधवापुर के वार्ड नंबर 10 में वार्ड सदस्य संजय झा ने सभी के बीच किया डस्टबिन का वितरण। बासोपट्टी स्टेडियम निर्माण में लगा ग्रहण। 2 साल से निर्माण कार्य छोड़कर संवेदक फरार। बाढ़ व जल जमाव की समस्या व निराकरण को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। और कांग्रेस कार्यालय के सभा कक्ष में जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा की अध्यक्षता में हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। अंधराठारी प्रखंड के प्रसिद्ध गंगद्वार कमला नदी में इन दिनों कांवरियों का भीड़ लग रहा है। यूं तो पूरे साल नवाह यज्ञ के लिए यहां से जल ले जाए जाते हैं, लेकिन सावन के इस महीने में यहां भीड़ अत्यधिक लग जाती है। कांवरियां यहां पर आते हैं पूजा अर्चना के लिए। इस नदी से विशेषतः जल लिए जाते हैं। अंधराठारी प्रखंड के प्रसिद्ध गंगद्वार कमला नदी में इन दिनों कांवरियों की भीड़ लगी रह रही है। सावन के पवित्र महीनों में लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है। सोमवार को सावन की दूसरी सोमवारी पर गंगद्वार कमला नदी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर कमला नदी का पवित्र जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे। गौरतलब है कि प्रखंड के गंगद्वार कमला नदी पर भवानीपुर, भटसिमर, नकटी रतिकर, वसवानी, कौवाही टोल, भुतहा बाजार, बलवाहा, जहरमोहरा, चपाही, मैलाम सहित गंगद्वार के अगल बगल के गांव में कांवरियों से माहौल भक्ति में बना रहा। इस दौरान बोल बम हर हर महादेव के जय घोष के साथ विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक किए। डॉक्टर कुमार, चंद्रशेखर भगत, दिनेश साहू, प्रमोद बिहारी समेत कई लोगों ने बताया
कि वैसे तो गंगद्वार कमला नदी पर सावन महीने में कई दशक से व सालों भर अष्टजाम नवाह के लिए जल भरने के लिए श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस महीने में यहां भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। गंगद्वार के कमला बलान नदी से कांवर में जल लेकर श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए उगना हॉल्ट उगना महादेव मंदिर भी जाते हैं। यहाँ का माघ मेला और मकर बहुत ही चर्चित है। इस दौरान यहाँ मुंडन भी संपादित किए जाते हैं। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के भगवती गांव में श्री श्री 108 महावीर पूजा की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक उत्थान सेवा संस्थान द्वारा किया गया। पूजा के पहले एक भव्य कलश शोभा यात्रा जिसमें 151 बालिकाएं थी, इस चिलचिलाती धूप में गांव का परिभ्रमण करते हुए कलश को पूजा स्थल तक लाई। कलश यात्रा में गाजे बाजे के साथ मनोज कुमार यादव, अभिषेक कुमार, मंटू यादव, मुकेश पासवान, मंचन, राम नारायण, विनोद सहित सैकड़ों लोग साथ थे। संस्थान अध्यक्ष अभिषेक आलोक ने बताया कि महावीर सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत है, जो अपनी मान मर्यादा को भूलकर उस समय के समाज विरोधी तत्वों को नाश करने में अपनी शक्ति का प्रयोग किए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर इलाके के जाने माने नेता विधायक प्रत्याशी रह चुके मोहम्मद शब्बीर को कांग्रेस पार्टी का निलंबन रद्द करने के बाद वापस उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद उन्हें कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर हर्ष व्यक्त किया। विधायक प्रत्याशी रह चुके इलाके के जाने माने समाज सेवक मोहम्मद शब्बीर को कांग्रेस पार्टी का निलंबन रद्द कर उन्हें पुनः पार्टी में शामिल करने के निर्णय का पार्टी के लोगों ने स्वागत किया है। कांग्रेस कमेटी के मधवापुर प्रखंड अध्यक्ष शिवचंद्र झा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पत्र लिखकर पार्टी के इस फैसले की जानकारी संगठन के कई अधिकारियों को दी है। गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन नियम और पार्टी निर्णय के खिलाफ हरलाखे विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद शब्बीर ने अपनी उम्मीदवारी दी थी। पार्टी विरोधी इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। फिर से उन्हें पार्टी की सदस्यता लेने की अनुमति देने के लिए प्रखंड अध्यक्ष ने कांग्रेस के जिला और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को साधुवाद दिया है। वहीं निलंबन रद्द होने के लिए मोहम्मद शब्बीर को बधाई देते हुए उनका स्वागत किया है। हरलाखे विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मोहम्मद शब्बीर साहब, जिनको पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी निर्णय के विरुद्ध अपनी उम्मीदवारी देने के कारण निलंबित कर दिया गया था, उनका निलंबन कल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वापस कर लिया गया है। मैं इसके लिए अपने जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और खासकर शकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उनका निलंबन वापस कराकर हालांकि विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे जिला में कांग्रेस को फिर से मजबूती मिली है। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। बहुत बहुत बधाई शब्बीर साहब को मेरे द्वारा। मैं शिवचंद्र झा, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मधवापुर। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सावन का महीना आते ही मिथिलांचल क्षेत्र में मधुश्रावणी के गीत संगीत गूंजयमान होने लगते हैं।
गौरतलब है कि मिथिलांचल के क्षेत्र में नवविवाहिताओं के लिए यह सबसे बड़ा पर्व है। नवविवाहिता अपने शादी के प्रथम साल में सावन के महीने में यह 13 दिन का कठिन तपस्या से भरा व्रत रखती हैं। आइए आपको खजौली से दिखाते हैं ये खास खबर। सावन का महीना आते ही मिथिलांचल मधुश्रावणी पर्व की गीत संगीत से गूंजायमान हो जाता है। लोक पर्व मधुश्रावणी मनाने में नवविवाहिताएं जुट गई हैं। पति की लंबी आयु की कामना के लिए 14 दिवसीय यह पूजा सिर्फ मिथिला वासियों के बीच ही होता है। यह पावन पर्व मिथिला की नवविवाहिता बहुत ही धूमधाम के साथ दुल्हन के रूप में सज धज कर मनाती है। मैथिली संस्कृति के अनुसार शादी प्रथम वर्ष सावन माह में नवविवाहिताएं मधुश्रावणी का व्रत करती हैं। सावन के कृष्ण पक्ष के पंचमी के दिन यानी इस वर्ष 27 जुलाई से मधुश्रावणी व्रत शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इस वर्ष यह पर्व 14 दिनों का होगा। मैथिल समाज की नवविवाहिताओं के घर मधुश्रावणी का पर्व विधि विधान से होता है। इस पर्व में मिट्टी की मूर्तियां, विषहारा, शिव पार्वती बनाया जाता है। मधुश्रावणी जीवन में सिर्फ एक बार शादी के पहले सावन को किया जाता है। नवविवाहिताएं बिना नमक के 14 दिन भोजन ग्रहण करेंगी। यह पूजा लगातार 14 दिनों तक चलते हुए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को विशेष पूजा अर्चना के साथ व्रत की समाप्ति होती है। इन दिनों नवविवाहिता व्रत रखकर गणेश, चनाई, मिट्टी व गोबर से बने विषहारा व गौरी शंकर का विशेष पूजा कर महिला पुरोहिताइन से कथा सुनती है। कथा का प्रारंभ विषहारा के जन्म व राजा श्रीकर से होता है। इस व्रत के द्वारा स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती के साथ पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। व्रत के प्रारंभ दिनों में ही नवविवाहिता के ससुराल से पूरे 14 दिनों के व्रत के सामग्री तथा सूर्यास्त से पूर्व प्रतिदिन होने वाली भोजन सामग्री भी वहीं से आती है। शुरू व अंतिम दिनों में व्रतियों द्वारा समाज व परिवार के लोगों में अंकुरी बांटने की भी प्रथा देखने को मिलती है। प्रतिदिन पूजन के उपरांत नवविवाहिता अपने सहेलियों के साथ गांव के आसपास के मंदिरों व बगीचों में फूल और पत्ते तोड़ती हुई व्रत का भरपूर आनंद भी लेती है। इस पूजन में संध्या के समय तोड़े गए फूल जो सुबह पूजन के कार्य में लिया जाता है, इसका विशेष महत्व है। इसलिए संध्या के समय नवविवाहिता अपने सखी सहेलियों के साथ एक समूह बनाकर पूजन हेतु बांस के डाली में फूल तोड़ती हैं। साथ में महिलाएं गीत गाती हैं। इस बार 27 जुलाई को पूजा प्रारंभ हुआ है और 11 अगस्त तक चलेगी। लगातार 13 दिनों तक नवविवाहिता अपने ससुराल का अरवा भोजन प्राप्त करती है। तपस्या के समान यह पर्व पति की दीर्घायु के लिए है। नव वस्त्र व आभूषण से सुसज्जित होकर नवविवाहिता फूल लोढ़ती है। नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से विधि विधान में कोई कसर नहीं होने देती है। पूजा के अंतिम दिन नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से पूजन की सामग्री, कई प्रकार के मिष्ठान, नए वस्त्र के साथ 5 बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। नवविवाहिता ससुराल पक्ष के बुजुर्गों से आशीर्वाद पाकर पूजा समाप्त करती है। मधुश्रावणी पूजा के अंतिम दिन कई विधि विधान तरीके से पूजन का कार्य किया जाता है। सुबह शाम महिलाएं समूह बनाकर घंटों गीत गाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 13 दिनों तक पूजा स्थल पर नवविवाहिता की देखरेख में अखंड दीप प्रज्वलित रहती है। कथावाचिका प्रत्येक दिन नवविवाहिता को मधुश्रावणी व्रत कथा सुनाती है। पूजा के समय नवविवाहिता नए वस्त्र में आभूषण से सुसज्जित होकर कथा श्रवण के साथ पूजा अर्चना करती है। पंडितों का कहना है कि मधुश्रावणी पर्व कठिन तपस्या से कम नहीं है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।